It is my honor to introduce Dr. Neelam Avtar Singh ma'am, a highly respected academician, clinician, and scholar in the field of homeopathy. She has authored three remarkable works contributing significantly in homeopathic literature. She served as the editor of Homeopathic Community Journal for 20 years, a testimony to her dedication to academic excellence. She is currently the chief editor of the DARE Journal, continuing her contribution to research and scientific disclosure. She has delivered expert lectures across India and international, sharing her vast knowledge with practitioners worldwide. She also educates students and homeopaths on the online platform like YouTube and social media. We thank Dr. Neelam ma'am for coming today on the Homeopathy 360 platform, and we are very eager to learn from you. Now it's time to hand over, ma'am. And thank you so much for coming. Hello, Dr. Mansi. Yeah, thank you so much. आज का And जो yeah, can I speak yes, Hindi? ma'am. Yes, sure, मैम. Okay. इवन मैम आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मैम ये टॉपिक चूज करने का रीजन क्या था मैम. प्लीज प्लीज शेयर विद अस. क्या चूज करने का? ये टॉपिक मैम चूज करने का रीजन क्या था? या सबसे पहले सभी का वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म. और ये सब्जेक्ट मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट है कि मैं पिछले 20 इयर्स से in 2006 I cured one case of wheat allergy. And when she came to me, जब वो मेरे पास आई, मैंने कहा wheat allergy ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को wheat allergy हो? कभी किसी ने उन दिनों में सुना नहीं था. About 20 years back. तो मेरे मन में मैंने कहा कि ये तो ठीक ठीक तो नहीं होना, बट आई गिव हर अ ट्राई. और देखते ही देखते जस्ट कुछ ही दिनों में, आई कैन से 4 से 8 महीनों में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई. उसकी शादी नहीं होती थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब. और आज तक वो लड़की बिल्कुल ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट ईयर एक केस आया, वो ठीक हो गया. फिर तो पूछिए मत. आजकल तो किसी से भी बात कर लो, हमारे फलाने को सीलिएक डिजीज है, हमारे फलाने को वीट एलर्जी है. सभी लोग आजकल तो इसी बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रस्त है. सो ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है. इसके मैंने बहुत सारे वेबिनार्स दिए हैं. और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें होम्योपैथी 100% क्योर देती है. सो दिस इज द रीजन के आई चोज दिस सब्जेक्ट. Not audible. Not audible. डॉक्टर मानसी आवाज नहीं सुनाई दे रही. डॉक्टर मानसी आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी भी नहीं आ रही. हेलो डॉक्टर मानसी आपकी आवाज नहीं आ रही. यस यस मैम, यस मैम. या हाँ जी. तो दिस वाज द रीजन, क्योंकि मुझे लगता है कि होम्योपैथी में ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम होम्योपैथ्स बहुत अच्छे तरीके से क्योर दे सकते हैं. एलोपैथी बिल्कुल. में इसका कोई इलाज नहीं है. डॉक्टर्स के पास एक ही बस लाइन है कि सारी उम्र के लिए वीट छोड़ दो, वीट एंड वीट प्रोडक्ट छोड़ दो. यस लेकिन मैम. मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही मैं ऐसी होंगी जिसने 200-400 केसेस ये ठीक किए हैं विद रिपोर्ट्स. सभी के मैं रिपोर्ट्स करवाती शुरू के मेरे कुछ केसेस होंगे जब मैंने रिपोर्ट्स नहीं करवाई या मुझे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फिर मेरे पास तो ढेरों रिपोर्ट्स पड़ी. सो दिस वाज द रीजन. मैम, इट इज वेरी अप्रिशिएबल. लाइक मैम, इतना डिफिकल्ट होता है ये कॉम्प्लेक्स डिजीज को हील करना.
या कि आप ऐसी एलर्जी को ट्रीट कर रहे हैं विच इज ऑटो इम्यून, राइट? या तो या इस तरह की डिजीज में जब हम देखते हैं होम्योपैथी शोज मिराकुलस रिजल्ट, इट इज या इट मेक्स अस वेरी हैप्पी. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके मैम, सो मैम प्लीज बताइए इस डिजीज के बारे में, व्हाट इट इज, हाउ इट जी अकर्स, या and how can we detect, what are the early symptoms, ma'am? Please या share. या डेफिनेटली सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कि बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम इतना खराब हो जाता है, इतना ज्यादा वो डिस्टर्ब हो जाता है कि बॉडी के अपने ही ऑर्गन्स को वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ऑटो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है. तो आज का जो हमारा ऑटो इम्यून का टॉपिक है दैट इज सीलिएक डिजीज. हमारे पास 3-4 वर्ड्स हैं: celiac disease, wheat allergy, and gluten allergy, gluten Hmm. sensitivity. अगर हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के, एलोपैथी के, गूगल के हिसाब से देखें तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट वर्ड्स. लेकिन अगर आप होम्योपैथी की बात करते हैं तो इसमें मकसद तो एक ही है कि पेशेंट गेहूं खाता है, वो उसको सूट नहीं करता है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. सो वीट Yes. एलर्जी में जब गेहूं खाता है तो उसका इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट होता है और वो अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे. ये स्मॉल इंटेस्टाइन Hmm. की बीमारी है. और Hmm. स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाई होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयरी प्रोजेक्शंस होते हैं जो मिनरल्स को, कैल्शियम को, आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन जिनको वीट एलर्जी होती है, जो सीलियक्स होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना गड़बड़ा जाता है, उसको समझ ही नहीं लगती कि हुआ क्या है. एंटीबॉडीज पैदा करते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय ही खा लेता है. और विलाय खाने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. आयरन कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, और भी बहुत सारे Hmm. मिनरल्स हैं वो कम हो जाते हैं. अगर हम ग्लूटेन एलर्जी की बात करते हैं तो वीट में तो अकेला वीट होता है, गेहूं होता है. लेकिन ग्लूटेन में हर वो चीज जिसमें जिसमें ग्लूटेन है, जैसे इसमें बहुत सारे वो आते हैं, लाइक वीट, बार्ले, राई, ओट्स, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. अकेला वीट नहीं, और भी 4 चीजें जिनमें ग्लूटेन है तो वो भी पेशेंट नहीं खा सकता. सीलियक डिजीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी का अपना ही सिस्टम, इम्यून सिस्टम गड़बड़ा के वो अपनी ही बॉडी को खानी शुरू कर देता है. और अगर वो ये सब कुछ करता रहा तो वो इंटेस्टाइन को इतनी बुरी तरह से अटैक करता है कि कैंसर तक प्रॉब्लम हो सकती है. और अगर इसके कारण की बात करते हैं तो कारण एज सच तो कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं एज सच Okay. पता कि कोई कारण है. लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे खाने में, हमारी जमीन में, हमारे पानी में इतने ज्यादा केमिकल्स आ गए हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो मे भी ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण ये बीमारी आजकल बहुत ज्यादा हुई है. सो ये मुझे लगता है कि यही एक रीजन है कि इतने केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं. और इसके सिम्टम्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं देखती हूँ कि अगर छोटे बच्चे को लेते हैं, ये बच्चों में ज्यादा है, पर ये नहीं कि बड़ों में नहीं है, बच्चों में ज्यादा है. बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों में डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत सारे ऐसे. Hmm. लेकिन उसके साथ साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. एक, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, वो बिल्कुल छोटा सा ही रह जाता है. दूसरा, उसका एचबी बहुत कम होता है. जिन केसेस में डाइजेशन Okay. के इश्यूज हैं और एचबी बहुत कम है, वहां पे हम अक्सर देखते हैं कि वो सीलियक्स होते हैं, उनको गेहूं से एलर्जी होती है.
इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम इशू, बच्चों को इश्यूज हो सकते हैं। पेट दर्द रहता है, हमेशा पेट ही दर्द करता है, टांगे दर्द करती हैं, ये भी ऐसी चीजें हैं। वॉमिटिंग्स लग जाती है, लूज मोशन अक्सर लगे रहते हैं। हम्म। और हर पेशेंट आके एक ही बात बोलता है कि जी इसको तो 5 साल से ये प्रॉब्लम थी, हम तो पड़ोस में हमारे जो डॉक्टर थे उनके पास जाते थे और वो उसको बच्चे को दवाई देते थे, 4 दिन ठीक हो गया, फिर वो इशू। ये तो अब हम फलाने हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाया ग्लूटेन एलर्जी का, तो हमें पता चला। सो इस तरह से ये ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सिस्टम को, अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती है। अगर हम इसके टेस्ट की बात यस करते मैम। हैं, हाँ, अगर हम इसके टेस्ट हम्म। की बात करते हैं तो उसमें बस 1-2 टेस्ट है। पहला मैं एचपी जरूर करवाती हूँ, क्योंकि हाँ। जब स्मॉल इंटेस्टाइन ने आयन एब्जॉर्ब ही नहीं करना, तो बच्चों में 4 एचबी, 5 एचबी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती ओ। है। इतना ज्यादा कम हो जाता है। और दूसरा टेस्ट है टीटीजी हम्म। का, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। ये टीटीजी का टेस्ट, आईजीए ओके। आईजीजी, वो टेस्ट होते हैं। हम्म। तो ये वाले हम टेस्ट करवाते हैं मोस्टली, और इसी में कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी एलोपैथ के पास जाते हैं तो वो बायोप्सी भी करवाते हैं, वो एंडोस्कोपी करके उसमें से पीस लेके, और फिर एंडोस्कोपी करके उसमें पता लग जाता है कि जो विलाए थे वो एट्रोफिड हो गए हैं, वो श्रिंक हो गए हैं, या इंटरनल जो उसकी लाइनिंग है वो बिल्कुल फ्लैट हो गए विलाए। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है। लेकिन ओके। अगर किसी का टीटीजी थोड़ा, जैसे 10 से कम चाहिए और वो 100 तक होता है, 200 400 तक होता है, तो वो कंफर्म नहीं होता है कि उसको वीट एलर्जी है। तो ये लोग क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते? कोई भी गेहूं की बनी हुई चीज, गेहूं, कोई भी स्वीट्स, जैसे गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, या बिस्किट्स है, टॉफीज है, स्वीट्स है, नमकीन है, मट्ठी है, केक है, वो ये लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते। और खा क्या सकते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, राइस, मिलेट्स खा सकते हैं। आजकल तो मिलेट्स का वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग वैसे भी नॉर्मली ग्लूटेन को छोड़ते जा रहे हैं और मिलेट्स वो खाते हैं। मैं हमेशा इन बच्चों को कहती हूँ कि इनको दूध जरूर पिलाया करो। आजकल तो डॉक्टर्स मना ही करते हैं कि दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, डेयरी बंद कर दो, ग्लूटेन बंद कर दो, ये सब चीजें। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, जो चीजें आपको दूध में से मिलती हैं, दूध, दही, लस्सी, जितना मर्जी खाओ, और फ्रूट्स जरूर खाइए, क्योंकि उनमें से हमें विटामिन मिलते हैं। तो ये इस तरह से हम ये चीजें खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। अगर हम, कोई मन में क्वेश्चन आ रहा है? यस मैम। या आई जी, वॉज अबाउट टू से कि मैम ये डिजीज कई बार अनडायग्नोज भी रहती है, हाँ, बिल्कुल, एंड काफी शुरू, बच्चे इस डिजीज से सफर करते रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। या बिल्कुल, एग्जैक्टली, एंड आई थिंक मैम दिस इज द रीजन बिहाइंड कि बच्चों की जो चाइल्ड ग्रोथ है वो इसी वजह से रुक जाती है। या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एंड एंड हम हर पेशेंट को जो वॉमिटिंग का केस है उसमें हम ये टेस्ट दैट आर आल्सो एक्सपेंसिव फॉर फ्यू पेरेंट्स, या we cannot suggest every time. So ma'am, according to you, uh, what should be the period of suffering that in the cases you can suggest these type of tests for confirming celiac disease? या अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। Hmm. इनमें मैंने बोला कि 3 इश्यू सबसे ज्यादा है। पहला तो Hmm. पेट ही, डाइजेशन ही Hmm. नहीं है ठीक, लूज मोशन Yes. लग गए, कॉन्स्टिपेशन हो गई, पेट तो हाँ। खराब ही रहता है। और अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि जिस दिन से पैदा हुआ है, या 2 साल हो गए या हाँ। 4 साल हो गए, तो इसका पेट खराब हम्म। रहता है। दूसरा,
उसकी ग्रोथ वो बिल्कुल छोटा सा ही रह गया। देखो इसके साथ वाले बच्चे कितने हम्म बड़े बड़े हो गए, ये तो कितना छोटा सा है, इसकी हाइट कितनी हम्म छोटी है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचबी। जिन HP। केसेस में पेट का इशू है, हम्म ग्रोथ का इशू है और एचबी कम HB है, का issue। वहां पे हम कहते हैं कि ये टेस्ट टीटीजी आप करना करवा चाहिए। लीजिए, जरूर करवा लीजिए। All right, all या right. You have cleared a very major doubt of us कि किन पेशेंट्स में, किन केसेस में हम ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके मैम, प्लीज मूव या फॉरवर्ड। या तो अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। हाँ। एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वो तो उनके पास तो एक ही लाइन है, सारी उम्र के लिए आपको गेहूं छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम्म एलोपैथी क्या है, केमिकल्स है। जब तक वो केमिकल बना ही नहीं है, आया ही नहीं है मार्केट में कि इससे ग्लूटेन एलर्जी या वीट एलर्जी या सीलिक डिजीज ठीक होगी, तब तक उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो बीमारी को ठीक नहीं करती। हम डे वन में हम्म जब कॉलेज में एंटर हुए थे तब यही पढ़ते हैं कि ये जी। बीमारी को ठीक नहीं करती, बीमार बंदे को ठीक करती। तो हमें हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बीमारी। लेकिन कुछ हम्म बीमारियां इतनी सीरियस काइंड ऑफ बीमारियां होती हैं, लाइक सीलियक डिजीज, लाइक ऑटो इम्यून कुछ भी है, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अबाउट द ट्रीटमेंट। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे आई मीन टू से 100 200 इससे भी ज्यादा केसेस बिल्कुल 100% क्योर किए हैं। और विद रिपोर्ट्स। और मैं फिर भी कहती हूँ लोगों को कि आप फिर भी आप 1 साल के बाद जरूर टेस्ट करवाया करो, ताकि कहीं रिलैप्स ना हो जाए। अगर मैं बोलूं कि कितने लोग, कितने पुराने पुराने, मुझे लगता है 10 12 लोग तो मुझे टेस्टिमोनियल देके गए हैं कि मैं 15 साल पहले दवाई ली थी, 10 साल पहले दवाई ली थी, आज भी खा रही हैं। और मेरी बहुत सारी जो यूट्यूब पे वीडियोस है उनमें मैं टेस्टिमोनियल भी डालती कि ये बच्चा अभी अमेरिका से आया या कनाडा से आया और इसको 10 साल पहले ठीक किया था, 12 साल पहले ठीक किया था और आज भी ठीक है। सो अरे अकेला होम्योपैथी इज द ओनली सोल्यूशन। अब बात आती है कि होम्योपैथी में भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हर हम्म डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि कहना तो नहीं बनता, लेकिन मैं कह रही हूं क्योंकि हर कोई प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता। डेफिनेटली मैम, होम्योपैथ कैन फील बट होम्योपैथी कैन नेवर, एज वी ऑलवेज लर्न। या तो जो लोग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, जो लोग हाँ। रूल्स फॉलो करते हैं, डॉक्टर हैनीमैन के बनाए हुए रूल्स, तो हम्म वो तो क्योर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1% लोग होंगे। आजकल लोगों ने स्पेसिफिक्स, पेटेंट्स इतने कंपनीज ने बना दिए, हम्म इतने कंपनीज ने बना दिए कि उन्होंने बेचने शुरू कर दिए। वो जो होम्योपैथी क्योर करने वाली पैथी थी ना, उसको एलोपैथी की तरह कितनी हम्म कितनी के भर भर के दो, भर भर के दो। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ये तो 10 में कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, 10 कॉम्बिनेशन। यस, हम्म किसने दिए? फलाने डॉक्टर ने दिए 10 कॉम्बिनेशन, और एक एक कॉम्बिनेशन में 10 10 दवाइयां। दिस इज नॉट होम्योपैथी। सो इसलिए ये चीजें ठीक करनी बहुत मुश्किल है। सिर्फ वो डॉक्टर्स कर पाएंगे जो सिंगल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करते हैं, मिनिमम डोज यूज करते हैं, मिनिमम रेपिटेशन होता है, एंड रिजल्ट्स को वेट एंड वॉच करके देखते हैं। या ओके मैम। जी। So, ma'am, any other case from your case studies या जिसमें कोई केस आप डिस्कस करना चाहें? आई हैव टेकन आउट 10 15 cases, but I'll discuss only 2 3 cases. या ये Sure, ma'am. Sure. because I practice on mind, because mind is the key to man. ये यही एक सेंटर है जिसको पकड़ के हम
कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो All भी। right. या तो Yes. दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली पैथी, होम्योपैथी जो है दिस इज द ओनली पैथी Hmm. जिसमें हम क्योर दे सकते हैं। एलोपैथी में क्योर नहीं होती, मैं किसी सिस्टम को कंडेम नहीं करती, लेकिन एलोपैथी में Hmm. ऐसे केमिकल्स हैं, अभी लेंगे उसका इफेक्ट 10 घंटे तक है, 12 घंटे तक है, उसके बाद उसको रिपीट करना पड़ता है। एंड जब तक आपको बीमारी है, यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर योर होल लाइफ। उससे क्योर नहीं होती। डायबिटीज ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, कुछ भी ऐसा, कोई भी अर्थराइटिस ले लो, कोई भी बीमारी ले लो, केमिकल्स है, बस दिए 8-10 घंटे इफेक्ट है और उसके बाद आपको रिपीट करना पड़ता है। एलोपैथी इमरजेंसी की Okay. मेडिसिन है, एलोपैथी सर्जरी की मेडिसिन है, All right. लेकिन होम्योपैथी क्योर की मेडिसिन है, इसमें लोग क्योर जी होते जी। हैं। लेकिन सिलेक्शन तो आपको हैनीमैन के वे से हम्म। ही करनी पड़ेगी, टोटलिटी लेनी पड़ेगी, जिसमें आप रेफरेंस माइंड को दे सकते हैं, बॉडी को दे सकते हैं, क्लासिकल कर सकते हैं, कोई भी होना चाहिए, लेकिन Yes. मेडिसिन की सिलेक्शन तो एक ही होगी। सो अभी मैं जल्दी जल्दी 2, 3, 4, 5 केसेस बताती हूँ, ठीक है। हाँ मैम, केसेस बिल्कुल। तो मेरे पास पता नहीं श्योर मैम। कितने होंगे। हाँ सो जी। या ये एक लड़का है, इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत लंबा है, बहुत लंबा इन द सेंस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं, क्योंकि हम जब भी, इसका मैनेजमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। तो पहला केस, ये एक लड़का है अबाउट 17 इयर्स का, 22 में मेरे पास आया। इसने बोला कि इसको लूज हम्म। मोशन अक्सर लगे रहते थे 3-4 साल पहले से अब तक, जब तक उसको ये डायग्नोस हुआ, और बिल्कुल वाटरी स्टूल ओके। होता था, 3-4 साल तक ऐसे ही चलता रहा। और जब फर्स्ट टाइम टीटीजी चेक करवाया, इट वाज 126.63, विच शुड बी लेस देन 20, 20 से कम होना चाहिए, लेकिन उसका था 126.63। और उसने फिर वीट जब बोला डॉक्टर्स ने कि ये तो वीट एलर्जी होगी, तो उसने वीट छोड़ दिया। उसके फिर थोड़ी देर के बाद जब करवाया तो इट वाज 52.14। हमारा जितना भी सिस्टम है, सारा माइंड पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो माइंड के अकॉर्डिंगली ही हम उनसे बात करते हैं। तो हमने पूछा कि गुस्सा वगैरह कितना आता है, या वीट खाने को मन करता है, नहीं करता है, सारा कुछ। तो उसने बोला कि गुस्सा गुस्सा आ भी जाता है, नहीं भी आता, बोल भी देते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा ज्यादा गुस्से वाली बात है नहीं। तो हमने कहा वीट खाने को कितना मन करता है, कहते नहीं अभी तो खाने को मन नहीं करता, क्योंकि 2 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, लेकिन मेरे मन में उम्मीद है, होपफुल हूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हमने पूछा कि घर में कौन कौन रहते हैं, मैं अक्सर फैमिली के बारे में, फैमिली सर्कमस्टेंसेस के बारे में जरूर पूछती हूँ। तो उसने बोला कि घर में पेरेंट्स हैं, लेकिन मेरे फादर बड़े स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। मैं अपने फादर से बहुत डरता हूँ। अभी तो चलो 17 साल का, जब छोटा था बहुत चांटे पड़ जाते थे, इतना मेरी पिटाई करते, बहुत पिटाई होती थी, चाहे मैं अच्छा ही काम करूं तो भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि पिटाई हो ही जाती थी। और खाने के लिए स्वीट्स ज्यादा पसंद है। तो मैंने कहा जैसे पापा ऐसे इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो कहते मैं बड़ों के सामने तो मैं बोलता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो बिल्कुल शांत अच्छा सा बच्चा बन जाता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को तो मैं बहुत डांट देता हूँ। बस इतनी सी बात। और थर्मल्स ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। इस छोटी सी बात में, 2 मिनट की, 3 मिनट की बात में हमारे पास 5-6 रूब्रिक्स आ गए। जब भी हम सीलिएक डिजीज के केसेस ठीक करते हैं, तो हम सबसे पहला रूब्रिक लेते हैं वीट एग्रीवेट, क्योंकि वीट खाने से, ये सिर्फ मर्फी रेपर्टरी में है और इसमें 27 मेडिसिन है, और किसी भी रेपर्टरी में आपको ये रूब्रिक नहीं मिलेगा। और उससे पूछा कि मुझे लगता है कि यस मैं ठीक हो जाऊंगा। और फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा पिटाई की है। सो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। डोमिनेशन
बाय अदर्स, लॉन्ग हिस्ट्री। जब मैं छोटा था बहुत चांटे पड़ते थे, बहुत पिटाई होती थी, रोज ही मार पड़ जाती थी। तो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। इसमें हमारे पास सिर्फ 4 मेडिसिन हैं: कार्सिनोसिन, लाइकोपोडियम, सीपिया, फॉलिकुलाइनम, शायद एक दो और, एक अभी ऐड हुए हैं। और फूड में स्वीट्स डिजायर, वो आपको जनरलिटीज में मिलेगा। और जो एक और इम्पोर्टेंट था कि बड़ों के सामने, बड़ों से तो मैं बहुत डरता हूं, उनके सामने तो मैं कुछ नहीं बोलता। दिस इज कंटेम्पचुअस, हार्ड फॉर सबॉर्डिनेट्स एंड एग्रीएबल फॉर superior, and hard for inferiors and soft for superiors, In the agreeable mind for, chapter, ma'am? this is Yes, ma'am. contemptuous, Yes, hard ma'am. for superior, hard for subordinates। जो उससे छोटे होते हैं उनके ऊपर बड़ा हाँ. पिटाई कर देनी उनकी, लेकिन जो बड़े हैं, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स, उनके सामने वो बोल भी नहीं सकता। तो जब ये रूब्रिक्स डाले इसमें, तो देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज लाइकोपोडियम, जो होपफुल है, स्वीट्स डिजायर है, डोमिनेशन की हिस्ट्री है। अगर इसमें ड्राइंग वाला फैक्टर होता, अगर इसमें आर्ट एबिलिटी होती, तो वो कार्सिनोसिन के बहुत पास चल जाता। लेकिन कार्सिनोसिन ऐसा नहीं होता कि कंटेम्पचुअस, हार्ड फॉर इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स, वो ऐसा नहीं होता। इसमें भी बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है 3-4 दवाई गई है। लेकेसिस है, लाइको है, प्लेटिना है, विरेट्रम है, बस यही 3-4 मेडिसिन है। अब पार्ट आता है, हालांकि मैं सारे केसेस इसी तरह से करती हूँ। अभी हम मैनेजमेंट का पार्ट करते हैं, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हमने दवाई की सिलेक्शन प्रॉपर कर भी ली और मैनेजमेंट गलत हो गई, समझो केस खराब। मैनेजमेंट पार्ट पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम सबसे पहले 30 पोटेंसी की एक डोज देते हैं, उसके बाद हम 15 दिन के बाद 200 पोटेंसी की एक डोज देते हैं, उसके बाद 1 एम की आफ्टर 15 डेज 1 एम की एक डोज देते हैं। फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद हम दोबारा से HbA TTG चेक करवाते हैं। अगर तो मेरी मेडिसिन वेल सेलेक्टेड है, अगर तो मेरी मेडिसिन ने असर दिखाया कुछ, फिर उसकी TTG काफी ज्यादा कम आ जाएगा। लेकिन अगर मेरी मेडिसिन की सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट उतना ही होगा। मान लो 200 है किसी का, तो वो 200 ही होगा, या 150 लगा। खाना छोड़ने के बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट्स में हम ये देखते हैं। जिस वक्त हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उस वक्त पेशेंट को एक बात मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि आज के बाद वीट या वीट प्रोडक्ट्स 100% बंद कर दिए। 100% मीन्स हर वो चीज इसके खाने में से निकाल देनी है जिसमें वीट, ग्लूटन, कुछ भी ऐसा है। चॉकलेट बंद कर देनी है, कोक बंद कर देना है, कोई केक्स नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो छोड़ते नहीं है और ठीक भी नहीं होते। आपको पता है ये मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है, बहुत रिसर्च की है। साइंस कहती है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय होते हैं, वो एट्रोफीड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और अंदर से वो इंटेस्टाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। विलाय को ग्रो करने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है। कई पेशेंट्स में जल्दी ग्रो हो जाती, लेकिन फिर भी हम 6 महीने तक उसको कुछ नहीं दे सकते। मान लो किसी को 2 साल से वीट एलर्जी है और उसने बिल्कुल वीट छोड़ा हुआ है 2 साल से, और उसकी जो उसके बाद 6-6 महीने की रिपोर्ट्स है वो भी बिल्कुल नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है उसके अंदर हीलिंग हो गई है। वहां पे हम सोच सकते हैं कि ठीक है, इसकी 3 रिपोर्ट्स पिछली नेगेटिव है, तो हम 3 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें 6 महीने तक या 1 साल तक TTG पूरा <20 या जितना भी उसकी रेशो है उससे कम नहीं आता।
सो फिर हम 1M देते हैं, 3 मंथ्स के बाद हम दोबारा टेस्ट करवाते हैं। मान लो उसका टेस्ट काफी नेगेटिव आ गया, तो हम उसको फिर 3 मंथ्स के लिए सेम मेडिसिन 1M की देते हैं। यहाँ पे पहले 200 दी, 1M दी। मैं डॉक्टर जैन शॉर्टन को फॉलो करती हूँ बहुत सारे चीजों में। उनके बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जो इतने सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। जो मैंने अपनी बुक बनाई है गाइड टू रूब्रिक्स, जिसमें मैंने माइंड के सारे रूब्रिक्स एक्सप्लेन किए हिंदी एंड इंग्लिश में, उसमें भी मैंने कई जगह पे डॉक्टर जैन शॉर्टन के थीम्स डाले हैं। इसमें मैंने कंप्लीट में से भी कुछ रूब्रिक लिए, मर्फी में से भी लिए हैं, जो हम कॉमनली यूज करते थे वो रूब्रिक्स। तो जब 1M दिया, 3 मंथ्स के बाद उसकी रिपोर्ट कम आ गई। फिर अगले 3 मंथ्स हर महीने 1M 1 डोज। डॉक्टर जैन शॉर्टन भी ऐसे ही करते हैं, हर महीने वो 1M 1 डोज देते हैं। जैसे इसी केस में जब पहली बार आया था, इट वॉज 126.63 फर्स्ट टाइम थी, और उसके बाद जब मैंने बिल्कुल बंद करवा दिया तो जो फर्स्ट रिपोर्ट आई दैट वाज 1.36। कितना ज्यादा ठीक हुआ, और इट शुड बी लेस देन 20। उसके बाद 1M लाइकोपोडियम, फिर से 1M। नेक्स्ट रिपोर्ट आई 5.93। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पहले तो 1 आई थी, अब तो 5 आ गई, ये तो बढ़ गई। मैं कहती हूँ नो, इट शुड बी लेस देन 20। 20 से कम होनी चाहिए। अगर 10 भी आ जाती है तो भी ठीक है। तो ये नहीं लेंगे कि ओहो पहले तो 1 थी, अब तो 5 आ गई, अब तो 9 आ गई। नहीं, लेस देन 20 होनी चाहिए। तो उनका 1 टाइम वीट स्टार्ट किया आफ्टर 6 मंथ्स। उसके बाद 1 टाइम वीट खाने के बाद उनकी जो रिपोर्ट आती है दैट इज 1.38, विच शुड बी लेस देन 20। फिर हमने उनको बोला कि 2 टाइम्स आपने स्टार्ट करना है। जो 1 टाइम भी वीट स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे केसेस वहां पे खराब हो जाते हैं। होता क्या है कि हम बोलते हैं पेशेंट को हाँ आप काफी ठीक हो, अब आप हफ्ते में एक बार खा सकते हो। तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो मैं ठीक ही हो गया, तो वो एक बार की बजाय 2-2 3-3 बार खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं हर मदर को बहुत स्ट्रिक्टली कहती हूँ कि 1 टाइम्स मीन 1 टाइम। संडे को मॉर्निंग जो इसको ब्रेकफास्ट दोगे, वो किसी भी गेहूं की कोई भी चीज दे सकते हो, ब्रेड दे सकते हो, परोठी बना के दे सकते हो, केक दे सकते हो, बन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बट ओनली 1 टाइम। संडे मॉर्निंग ओनली 1 टाइम। ये नहीं है कि ये मानता नहीं है, ये खा ही जाता है। ऐसे हैं पेशेंट्स मेरे पास जो कभी ठीक नहीं हुए, 3-3 साल दवाई खाई लेकिन ठीक नहीं हुए, क्योंकि वो छोड़ते ही नहीं, उनकी रिपोर्ट 100 से कम आती ही नहीं है। सो फिर दोबारा उनका टीटीजी करवाया और उनको बोला कि 3 टाइम्स लेना है। और जब 3 टाइम्स पेशेंट लेना शुरू कर देता है तो उसका मतलब होता है कि अब तो मैं बहुत ठीक हो गया। 3 टाइम्स के बाद हमने दोबारा उसका करवाया, दैट वाज 12.3, विच शुड बी लेस देन 20। और वो करने के बाद वो ऑलमोस्ट 1 साल तक रोज खाता था। 1 साल के बाद की रिपोर्ट है 1.27। देखो कितना मार्वलस रिजल्ट निकला। लाइकोपोडियम 31 डोज, 201 डोज, 1M एवरी मंथ, 1M। मुझे लगता है कि मैंने 10M भी नहीं इस केस में यूज की, ओनली 1M की एवरी मंथ 1 डोज। कोई साथ में कोई साथ में कॉम्बिनेशंस नहीं, कोई साथ में आयरन नहीं, कोई फेरम नहीं, कोई कैलकेरियस नहीं, नो, नथिंग। ना कोई एलोपैथी वाला। बहुत सारे लोग आयरन लेते हैं, फेरम लेते हैं, फॉलिक एसिड लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आपने मेरी दवाई शुरू कर दी है, ये सब छोड़ दो। आपकी बॉडी अपने आप अंदर से वो चीजें एब्जॉर्ब करेगी और बनाएगी। जो हम ऊपर से एक्स्ट्रा लेते हैं उसका इफेक्ट सिर्फ 15-20 दिन रहता है, लेकिन जो बॉडी अंदर से बनाएगी जब, तो उसका इफेक्ट बहुत दिनों तक रहेगा। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ लाइकोपोडियम। सिर्फ 5-4 इंपॉर्टेंट बात वो सुनिए, उनके रूब्रिक्स बनाइए और मेडिसिन निकालिए।
इसके साथ वाला एक और केस। तो ये एक लड़की है जिसको वीट एलर्जी है, सीलिएक डिजीज है 2 साल से। इसकी 40.9 थी। जो फर्स्ट टाइम थी दैट वाज 137। उसके बाद फिर 3 मंथ्स के बाद उन्होंने छोड़ छूट दिया तो 40.9 थी। और सिम्टम्स कहते मेरे तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, कोई बात ही नहीं, कोई कभी मेरा पेट दर्द नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, बस मेरी ग्रोथ ही थोड़ी कम रही है, मेरी हाइट नहीं ज्यादा ग्रो हुई, सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और जब उनका 137 टीटीजी आया था तब भी सिम्टम ना होने की वजह से उन्होंने फिर से खाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा जी अपनी नेचर के बारे में बताइए। बस 2 3 4 इंपॉर्टेंट बातें सुननी है। पेशेंट कहता है कि गुस्सा आता है, हाँ जी आ भी जाता है, नहीं भी आता है, रिपेंटेंस होता है, हाँ जी हो भी जाता है, कभी कभी हो। हमने वो चीजें कंसिडर नहीं करनी, हमने जो बहुत मार्क्ड है, जो बहुत ज्यादा, जैसे पिछले में था डोमिनेशन फादर की बहुत मांग थी, तो इस तरह से वो चीज लेनी है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट मार्क्ड चीजें बताता है। तो यहाँ पे उसने बोला कि कोई सिम्टम्स ही नहीं है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं आपसे तो हमें पता लग जाएगा। तो बात हुई गुस्से गुस्से की, वो कहते ठीक है कोई खास नहीं है, डर भी अंधेरे में नहीं कोई। कहते जी मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा, रैट्स, और काफी ज्यादा मैं डरती हूँ। तो और पूछा गया कोई एनिमल से, कुत्ते बिल्लियों जानवरों से, कहते और किसी से नहीं, चूहे से बहुत डर लगता है। एंड मेरा मूड भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, मैं किसी के बाद जल्दी माइंड कर जाती हूँ तो मेरा मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, म्यूजिक एंड सिंगिंग मुझे बहुत पसंद, मैं रोज ही कोई ना कोई वीडियो अपनी सिंग करते हुए, गाना गाते हुए मैं रोज ही पोस्ट करती रहती हूँ। एंड मैंने कहा कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, या आप अपनी बुक्स कॉपीज को कितना साफ सुथरा रखते हो। कहती जी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल हर चीज मुझे हर जगह पे टिकाने पे, और बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जब मैं पढ़ती भी हूँ, जब मैं काम भी करती तो भी बहुत ज्यादा नीट। तो नेचर लोगों के लिए हेल्पिंग है, मैं स्केचेस भी कभी कभी बना लेती हूँ, नमकीन खाना पसंद है, होपफुल हूँ, ऐसे। लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा, एक तो चूहे वाला डर बहुत, वो उन्होंने कम से कम 2 3 बार बोला, डॉक्टर साहब चूहे से तो मैं बहुत ही डरती हूँ। तो जो चीज पेशेंट 2 3 4 बार बोलता है वो हमारे लिए कंसिडर करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट आते हुए 2 3 बातें बोल देता है, फिर तो बीच में बात करते करते वही बोलता है, फिर दोबारा वही बोलता है, तो वहां पे हम वो चीज जरूर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे पहला हमने वीट एग्रेवेट लिया, दूसरा हमने लिया फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ माइस, चूहे। उसमें सिर्फ 3 मेडिसिन है। तो हमें और भी साथ में चाहिए, ये नहीं है कि अकेला चूहे वाला ही लेके बाकी चीजें कहीं दिखे ही ना। और तीसरा उन्होंने बोला था कि मैं रोज अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, सिंगिंग करती रहती हूँ, गाने गाती रहती हूँ, सिंपल सा है, सिंगिंग हमारे पास है, हमने वो भी रूब्रिक ले लिया। साफ सफाई का बहुत ज्यादा, अपनी बुक्स कॉपीज, उसमें हम फास्ट ईडीएस लेते हैं, वो भी ले लिया। और मेरा मूड बहुत जल्दी खराब होता है, दिस इज मूड रिपल्सिव। जब ये सारे लगाए तो इसमें पहली जगह पे 5 मेडिसिन आई हमारे पास, कालिका, नक्सोमिका, प्लम्बम, सीपिया, सल्फर। लेकिन जो चूहे वाला डर था वो सिर्फ सीपिया में था और किसी में नहीं था। तो हमने कहा कि वो हम नहीं छोड़ सकते, बाकी चाहे जो मर्जी छूट जाए। हमने इनको सीपिया 30 दी, 200 दी, 1 mg। अगेन बोल रही हूँ, मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार दवाई ठीक होने पर भी असर नहीं करती है क्योंकि मैनेजमेंट पार्ट पर हम ध्यान नहीं देते। कभी 30 दे दी, अक्सर सरकारियों में तो ऐसे ही होता है,
कभी सिर्फ 30 दे दी, 200 दी, चलो 1M है, 1M नहीं है 200 ही दे दो, 200 नहीं है 1M ही दे दो, नहीं ऐसे नहीं, एक पूरे तरीके से, एक पूरे प्रॉपर वे में उसको मैनेज करना है। तो 30 दी, 200 दी, उसके बाद 1M दी, जो 6 महीने इन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई। अक्सर मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि 3 मंथ्स के बाद रिपोर्ट करवाया करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 3 मंथ्स के बाद तो भूल ही जाते हैं, और इन्होंने 6 महीनों के बाद रिपोर्ट करवाई, इट वॉज 3.49। तो मैंने इनको फिर से CPO 1M दी, और फिर इनको दोबारा इन्होंने फिर से रिपोर्ट नहीं करवाई, तो 1 ईयर के बाद इनको वंस इन अ वीक वीट खाना स्टार्ट किया, और उधर से CPO 1M देते रहे। कोई पेट दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई था ही नहीं, कोई ना कोई पहले सिम्टम थे ना कोई अब है। हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था कि TTG ठीक होना चाहिए। तो फिर इन्होंने ट्वाइस ली, रिपोर्ट फिर नहीं करवाई, फिर इन्होंने इनको मैंने CPR 10M दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इनको हाई डोज की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसे होता है कई केसेस में कि रिपोर्ट चाहे उनकी लगती है कि रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, इस केस में हम देते हैं 10M। 1M के बाद 10M हम हर मंथ नहीं दे सकते, 10M हम 3 मंथ्स के बाद देंगे। तो इनको एक बार 10M दी गई, TTG उसके बाद करवाया 2.64, और वीट उन्होंने ट्वाइस लेना शुरू किया, उसके बाद 3 टाइम स्टार्ट किया, फिर टेस्ट नहीं करवाया, फिर इनका सैक्लेक चलती रही, और जो लास्ट रिपोर्ट आई दैट वाज 3.33, जो कि लेस देन 10 होनी चाहिए, और बिल्कुल खाते एवरी सिंगल डे, खाना खाते खाते। तो इस तरह से सिर्फ होम्योपैथी ऐसी है, एक ऐसी पैथी है जिसमें हम पेशेंट्स को 100% क्योर दे सकते हैं। अभी हम एक और केस की बात करते हैं। ये सारे ऑल ऑफ दीज आर बाय न्यू केसेस, ये मैंने कभी भी केसेस नहीं बताए, सो फर्स्ट टाइम मैं ये वाले केसेस बता रही। अभी एक और बच्चे की बात करते हैं जो 4 साल का बच्चा है, एंड ये इसको जब ये वीट खाता था तो इसको लूज मोशन लग जाते थे, तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको वीट बंद कर, जल्दी जल्दी पता लग गया, ये नहीं कि बहुत साल के, इनको तो बहुत बहुत देर, 2-2 साल 3-3 साल, इनको अभी कुछ ही देर से प्रॉब्लम थी, और कुछ ही देर में ये ठीक हो गए। इन्होंने टेस्ट करवाया, फर्स्ट टाइम टेस्ट वाज 29.74, जो कि 20 से लेस होना चाहिए। किसी डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने बोला कि इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कुछ ली, लेकिन वो आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ मुश्किल सी होती हैं खानी, तो उन्होंने बोला कि बच्चे ने खाया ही नहीं ढंग से, दवाई नहीं ढंग से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस तरह की होती हैं, मोटी मोटी गोलियां काली पीली, तो बच्चे ने खाई नहीं। रोटी इसकी बिल्कुल बंद की थी, इसको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होती थी कि 2-2 3-3 दिन ये स्टूल पास नहीं करती थी। जब पूछा गया कि किस तरह का स्वभाव है, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा माइल्ड है, बहुत ज्यादा कहना मानने वाली बच्ची है, जिद करती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं करती। डर के बच्चों के केसेस में हमारी 5-7 चीजें होती हैं, कहना कितना मानता है, जिद कितनी करता है, चीजों की डिमांड कितनी होती है, डर कितने हैं, अंधेरे से डर, अकेले रहने से डर, स्कूल में जाता है नहीं जाता है, स्कूल की परफॉर्मेंस किस तरह की है, अपनी बुक्स कॉपीज का कितना ध्यान रखता है, रोना कितना आता है, होमवर्क पूरा करता है, टिक के बैठता है नहीं बैठता है। सो ऐसे 10-12 चीजों में ही पेशेंट क्लियरली फिट हो जाता है। तो जब मैंने इनसे पूछा
हर पेशेंट में कोई ना कोई पेक्यूलियर चीज जरूर होती है। तो जब मैंने इनसे पूछा कि इसको डर कहते, जी डर अंधेरे अंधेरे से तो नहीं डरती, चली जाती है, लेकिन ये डॉक्टर से बहुत डरती है। मैंने कहा क्यों? कहते डॉक्टर वो इसको डर है कि इंजेक्शन लगा देता है, तो डॉक्टर से तो बहुत ही ज्यादा डरती है, डॉक्टर के पास ये जाती ही नहीं है। एंड डांस करने का बहुत शौक है, कहना अच्छा मानती है, और जब गुस्से हो जाती है ना फिर रूठ के बैठ जाती है और मानती नहीं है, बोलती नहीं है। उसके बाद डांसिंग का बहुत है, डांसिंग डिजायर, खेलना, डांस करना, नाचते रहना, और नमकीन चीजें ज्यादा पसंद है। ये सारे 5-4 रूब्रिक्स, वीट एग्रीवेट। एक यहाँ पे हमने रूब्रिक लिया, फियर, फिजिशियन विल नॉट सी द फिजिशियन, ही सीम्स टू टेरिफाई हर, के डॉक्टर से डर लगता है उसको, है कि वो जो डॉक्टर है वो मुझे डराएगा, मैं डर जाऊंगी। एंड क्यों? क्योंकि वो टीके लगाता है। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। फूड्स में सॉल्टी डिजायर, हीट, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज्यादा, थक जाती है गर्मी में, तो हीट एग्रीवेट। मैं कुछ जो फिजिकल जनरल्स होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, मैं हमेशा उनको कंसिडर करती हूँ, चाहे सारा माइंड लिया है, लेकिन जो ऐसे चिली बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वो मैं चीजें बहुत कंसिडर करती हूँ। डांसिंग डिजायर, एंगर, टॉक इन डिस्पोज टू। तो जब ये सारे रूब्रिक्स लगाए तो 3 मेडिसिन सामने आई, नेट्रोम्योर, पल्सटिला, सिलिशिया। नेट्रोम्योर एंड पल्सटिला में वीट एग्रीवेट था, सिलिशिया में नहीं था। तो सिलिशिया वाले वैसे भी बहुत जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, वो कहते जी नहीं ऐसा इतना जिद नहीं करती, मान जाती है। और जो डॉक्टर का डर है वो भी सिलिशिया में ऐसा सच नहीं होता। जो टॉक इंडिस्पोज टू, एंगर, टॉक इंडिस्पोज टू है, वो भी सिलिशिया में नहीं होता। और अगर पल्सटिला की बात करें, वो डॉक्टर वाला डर भी पल्सटिला में नहीं है, डांसिंग डिजायर पल्सटिला में नहीं है। सो सबसे पहले जो मेडिसिन, उसमें 2 रूब्रिक हालांकि नहीं थे, फियर इंजर्ड नहीं था, और एक और रूब्रिक मैंने लिया था, इफेमिनेट। उसकी मदर ने बोला कि ये लड़कियों वाली गेम्स खेलती है, गुड्डियां पटोले खेलती है। तो मैंने कहा तो है तो लड़की, कहती है सारा दिन गुड्डियां पटोले ही खेलती रहती है, इसको लड़कियों, चुन्नी सिर पे लेके घूमेगी फिरेगी नाचेगी, इस तरह की ये चीजें ज्यादा करती है। तो मैंने इफेमिनेट लिया, हालांकि फीमेल है लेकिन फिर भी के औरतों जैसी फेमिनिन कैरेक्टर ज्यादा है। कई बार लोग कहते हैं ना कि बच्चे लड़की में वो लड़कों जैसे हैं, तो ये लड़की लड़कियों की तरह ज्यादा थी। तो नेट्रम उसमें इफेमिनेट में नहीं थी, लेकिन मैंने इसको फिर भी रूब्रिक लिखा था, पल्सटिला, पल्सटिला थी इसमें। सो हमारी दवाई निकली नेट्रम्योर। नेट्रम्योर 30 में दी, उसके बाद 200 दी, उसके बाद 1 m दी, और जो नेक्स्ट टाइम जो टीटीजे निकलता है दैट इज 0.5, जो कि 18 से कम होना चाहिए। तो HB था 10.5, मैंने 1 m दी, और इनको बोला कि हफ्ते में 1 बार खिलाना है, खाना खिलाना है, बस वही संडे मॉर्निंग, संडे का रख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो टीटीजी आता है दैट इज 1.2, विच शुड बी लेस देन 18, तब हम फिर उसका 2 बार स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जो तीसरी बार आता है दैट इज 1.27, विच शुड बी लेस देन 20, तो हम 3 टाइम्स उसका स्टार्ट कर देते हैं। और हर महीने नेट्रम्योर 1 m 1 डोज दी जाती है। तो उसके बाद बिल्कुल जब हमने बोला कि अभी लास्ट में हम, क्योंकि जब 3 बार बच्चा खाना शुरू कर देता है, टीटीजी इतना कम आता है, तो उसका मतलब है कि केस बिल्कुल क्लियर है। फिर हमने मेडिसिन उनकी स्टॉप की, और उनको बोला कि फिर भी आप 4-6 महीनों के बाद फिर भी इसका टेस्ट करवाना।
जब दवाई छोड़ी थी तब इट वाज 3.16, और उसके 6 महीने के बाद वो टेस्ट करवा के मुझे भेजते हैं कि बेटी हर रोज खाना खाती है, ऑल द 3 टाइम्स, पूरे 7 दिन, पूरे महीने रोज खाना खाती है वीट का, और ईटिंग डेली, एंड उसका टीटीजी है 3.3, जो कि 20 से लेस होना चाहिए। सो इस तरह से हम अपने केसेस को प्रॉपरली मैनेज करके ठीक कर सकते हैं। सो अभी आई थिंक टाइम काफी हो गया है, तो डॉक्टर मानसी, एनी क्वेश्चंस बाय डॉक्टर्स, अगर आपके किसी Yes, के मन ma'am. में, Sure. जी, So, अगर any किसी, questions? या अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है regarding celiac disease, regarding these all these 3 cases which I discussed, तो कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क मी। Sure, ma'am. अनम्यूट, या अनम्यूट And करके। the participant can ask the question in Q&A option. And ma'am, which repertory would you recommend for best for celiac disease rubrics? हाँ, वो तो सिर्फ एक ही है, मर्फी है। मर्फी बाकी रेपर्टरी से एक चीज में डिफरेंट है। मर्फी में जितनी भी जो सिम्टम्स हैं, जो भी रूब्रिक्स हैं, वो सारी डिजीज के अकॉर्डिंगली है। एक हाँ, अगर and one किडनी में है तो right. किडनी डिजीज के साथ, लिवर में है तो लिवर की Hmm. बीमारियों के बारे में है। तो अकेली मर्फी एक है जिसमें वीट एग्रीवेट का रूब्रिक है, एंड उसमें 27 मेडिसिन है। Okay, okay. या In which chapter? इन फूड्स Foods. या All right. मर्फी फूड, या फूड में है। So, any questions from the attendees? So, ma'am, we have Sanjeev Patanga. He's saying a very nice session. And it was very easy to understand the way you explain the rubrics and how to convert the words of patient into rubrics. That was very impressive, ma'am. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। सो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि Hmm. बहुत सारे डॉक्टर सोचते हैं माइंड तो यार बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, Hmm. कैसे रूब्रिक बनाएंगे। अरे मेरी बात सुनिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको ये नहीं, आप रेपर्टरी पढ़िए, जो मेरी एक रेपर्टरी है, मैं कितनी बार इसके बारे में बताती हूँ, जो गाइड टू रूब्रिक्स है, जिसमें मैंने बहुत सारे जो श्रॉयंस का, ये वाली बुक है, जो मैंने श्रॉयंस के माइंड का सेक्शन है, सिंथेसिस का, सारे का सारा इसमें एक्सप्लेन किया है, और लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इसके बारे में। तो आप ये रेपर्टरी लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये लेके, इसमें अंडरस्टैंड होता है इजीली, पढ़ा जाता है इजीली। और होम्योपैथी बहुत इजी है, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत समझिए, और बहुत इजी है, बहुत इजीली आप पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। बट एक ही शर्त है कि वो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस वगैरह नो, से नो टू कॉम्बिनेशन। पैसा कमाना है, अगर पैसे की बात है, लोग क्या करते हैं, बेचते हैं उन चीजों को। सो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बेचने की जरूरत ही नहीं है। जी, एनी क्वेश्चंस? Yes, ma'am. मुझे लगता है So, सबको अच्छी ma'am, तरह समझ आ नहीं मैम बिल्कुल समझ में आया है. गया। And MK is also saying thank you for sharing lovely cases. थैंक यू। And Mona Mehta is also saying excellent session. थैंक यू, So, थैंक यू। ma'am, we have one question from MK.
हम्म Ma'am, what led to do test initially as there were no symptom in sepia case? नो, मेरे पास तो करवा के आए थे, मेरे पास मैंने नहीं Okay, okay. करवाया। जब मेरे पास आए थे वो तो Hmm. 2 साल से वो सीलिएक डिजीज से सफर कर रहे थे, कोई हाँ. सिम्टम नहीं Oh, थे, पर उनकी it हाइट was बहुत normal. छोटी रह हाँ गई हाँ. थी। तो पेरेंट्स ने करवाया होगा, मेरे Hmm. पास तो ऑलरेडी टेस्ट होके आया था, Okay, और okay. It दो was साल पहले से diagnosed. उनका, हाँ. हाँ, उनका ये टेस्ट हुआ था, तो मैंने नहीं करवाया, ऑलरेडी Hmm. उनका केस था। वो तो उन्होंने नेट पे कहीं मेरा केस देखा, तो वहां से वो आए मेरे पास। All right. या And when Prasad Kulkarni is asking, in anger, some children are not eat for days. Which rubric should take? ईट रिफ्यूजेस टू, सीधी सी बात है, ईट रिफ्यूजेस टू, बस All right. नहीं खाते, बच्चे रूठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं, रूठ जाते हैं, एंगर, टॉक एंड Hmm. डिस्पोज टू, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। या All right. Thank you. So, any other doubt? And this session will also upload on the YouTube of Homepathy 360, where they can again ask their doubts and any query in the session or rubrics. And it's time to thank Dr. Neelam ma'am again for coming us on Homepathy 360. And थैंक यू सो मच। in the last, ma'am, I would like to ask you about your experience in 360 and how do you feel and what do you think that how we are doing in the field of homeopathy? आई नो वेरी लिटिल अबाउट यू गाइस, बट जितना भी मैंने देखा है, आपके बहुत सारे वीडियोस एंड ऑल दैट, दैट इज टू गुड। यू आर डूइंग अ लॉट टू टीच डॉक्टर्स को समझाने के लिए, डॉक्टर्स के डिफरेंट वेबिनार्स करवाते हैं, दैट इज एक्सीलेंट, टू Thank you गुड। so much, ma'am. या Thank you so much. या It's time to wrap up. I would like to close this session now. ओके, Thanks थैंक यू again. सो मच, थैंक यू सो Thank मच। या